पांडे एक बार पुनः राजनीति विज्ञान विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि आज के इस प्रकरण में राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसमें क्या कमियां रह गई, उसका अध्ययन हम लोग आज के इस टॉपिक में करेंगे। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा प्रमुख रूप से जो उनकी रचना थी, कार्ल मार्क्स की साम्यवादी घोषणा पत्र और एंजेल्स की पूंजी में जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है उसे ही मार्क्सवाद कहा जाता है। यानी मार्क्सवाद क्या है? जो कार्ल मार्क्स की रचना साम्यवादी घोषणा पत्र और एंजेल्स की पूंजी में जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है वही मार्क्सवाद है। राज्य का उदय और उसकी प्रकृति, मार्क्सवादियों के अनुसार जो माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। सामान्य मान्यता के विपरीत मार्क्सवाद में ऐसा माना जाता है कि राज्य क्या है? एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था है। इस संबंध में उनकी जो विचारधारा है वह निम्न रूपों में स्पष्ट होती है, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। वह पहला तत्व है राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। मार्क्सवादियों के अनुसार ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे जो मूल कारण था वह था वर्ग विभेद। यह वर्ग कौन सा? एक सर्वहारा वर्ग का और दूसरा पूंजीपति वर्ग का। सर्वहारा वर्ग जो निम्न वर्ग था और पूंजीपति वर्ग जो धनिक वर्ग था, उनका जो वर्ग विभेद था यही राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति का कारण बना। और इसके अनुसार जो पूंजीपति वर्ग था वह क्या था? उनकी संख्या कम थी और इस सर्वहारा वर्ग यानी निम्न वर्ग पे दबाव बनाने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए शक्ति का सहारा लिए और उस शक्ति के आधार पे इस सर्वहारा वर्ग पे अधिकार करने का कार्य इनके द्वारा किया गया और यहीं से राज्य रूपी संस्था का निर्माण माना जाता है। दूसरा जो है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। मार्क्सवादियों की ऐसी मान्यता है कि राज्य रूपी जो संस्था है वह हमेशा पूंजीपतियों के समर्थन में रही है और पूंजीपति वर्ग जो है इस राज्य का सहारा लेकर निम्न वर्ग के ऊपर अत्याचार करने का कार्य करती है और उनके ऊपर दबाव बनाने का कार्य करती है। मार्क्स के शब्दों में ही कहा गया कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। और एक वर्ग कौन सा है? वही पूंजीपति वर्ग। और शोषण किसका करता है? सर्वहारा वर्ग का। तो ये राज्य और शासन के शोषण का यंत्र माना गया है। इसके अनुसार राज्य को एक अनावश्यक बुराई माना गया है और मार्क्सवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य हमेशा इन पूंजीपति वर्ग का समर्थन किया है, जिसके लिए सर्वहारा वर्ग के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमेशा इसका सहयोग किया है। नेक्स्ट है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्सवादियों के अनुसार ये जो वर्ग विभेद है इसमें अंत में वह कहते हैं कि जब दोनों वर्ग, इस सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष होता है और इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है कि इस सर्वहारा वर्ग का विजय होता है। इस सर्वहारा वर्ग की विजय के बाद ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इस मार्क्सवादियों के अनुसार इस वर्ग संघर्ष
का परिणाम क्या होता है कि सर्वहारा वर्ग का विजय होता है। और नेक्स्ट में राज्य ही व वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। और ये मार्क्सवादी मानते हैं कि इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्यहीन और वर्गहीन, या कह सकते हैं कि न तो वहां किसी प्रकार का राज्य और न ही किसी प्रकार का वर्ग, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का कोई भेदभाव वहां पर नहीं रह जाता है और सभी को अपने जीवन यापन करने के लिए निम्नतम कार्य करना अनिवार्य होता है। बिना परिश्रम किए उनको उस समाज में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता है। और यह राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, जहां पे किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रह जाती है, कोई उच्च और निम्न की भावना नहीं रह जाती है। नेक्स्ट में ये कहते हैं ये मार्क्सवादी विचारक की राष्ट्रवाद का विरोध और अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन। इनका कहना है, इन मार्क्सवादियों का अंत में स्थिति ये आती है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जब कोई संघर्ष नहीं रह जाता है, कोई ऊंच और नीच की भावना नहीं रह जाती है, तो एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच में भी किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति नहीं रह जाती है। और जब एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र में युद्ध नहीं रह जाता है तो पूरे विश्व में क्या है, शांति का वातावरण फैल जाता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना व्याप्त हो जाती है। ऐसे में राष्ट्रवाद का कोई अस्तित्व नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रवाद, यानी पूरे विश्व में किसी प्रकार का अंतर्कलह नहीं रह जाता है। मार्क्स का विचार था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी समाप्त हो जाएगा। इसी राष्ट्रवाद के उन्मूलन और अंतरराष्ट्रवाद के समर्थन के संदर्भ में मार्क्स का कथन है कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा, जब ये राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, तब उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा जो पूर्व में पूंजीपति वर्ग का सर्वहारा वर्ग के ऊपर जो तानाशाही की रवैया थी, उस तरह की परिपाटी अब नहीं रह जाएगी। तो यह स्थिति क्या हो जाएगा, शोषण का जो माहौल था यह समाप्त हो जाएगा। तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी समाप्त हो जाएगा। और जब एक वर्ग विशेष के ऊपर अत्याचार नहीं होगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी नहीं किया जाएगा। और ऐसे में जिससे युद्ध की सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा और युद्ध का वातावरण रह ही नहीं जाएगा, तब क्या हो जाएगा, विश्व शांति की स्थापना होगी। और ऐसे में विश्व शांति की स्थापना हो जाएगी। किसी प्रकार के राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन, यानी पूरा विश्व एक परिवार हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता आपस में नहीं रह जाएगी। अब हम आते हैं इसकी आलोचना में कि तमाम विचारक इस मार्क्सवादी धारणा की जो आलोचना करते हैं उस संदर्भ में उनके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसमें सबसे पहले है राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है। ये विचारक कहते हैं कि मार्क्सवादी धारणा में यह कहा गया है, मार्क्स द्वारा यह कहा गया है कि राज्य क्या है, सिर्फ एक वर्गीय संगठन है। यह राज्य वर्ग विभेद का परिणाम रहा है, लेकिन वास्तविकता से यह बिल्कुल परे है। वास्तविकता क्या है कि राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन क्या है, एक नैतिक संगठन है। और नैतिक संगठन से तात्पर्य क्या है कि मानव को एक मानवीय मूल्यों के विकास की स्थापना होती है। मानवीय मूल्यों को कैसे बेहतर बनाया जाए, उनके अंदर नैतिकता कैसे उत्पन्न किया जाए, इस तरह से यह एक नैतिक संगठन को बढ़ावा देता है। यह एक वर्गीय संगठन न होकर क्या है, राज्य एक नैतिक संगठन है। अतः इस आधार पे मार्क्सवादियों के इस वर्गीय संगठन की धारणा को नकार दिया जाता है। नेक्स्ट में आलोचक कहते हैं कि वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। आज के हम आधुनिक राज्य से जब तुलना करते हैं मार्क्सवादी धारणा की, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आज का जो आधुनिक राज्य है, हम देखते हैं कि इसमें जो सर्वहारा वर्ग है, निम्न वर्ग है, कहीं से किसी भी आधार पे
इनके सिद्धांतों के साथ और इनके साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होता है। यह राज्य हमेशा इनके समर्थन में खड़ा रहता है, इनके सहयोग में खड़ा रहता है। कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाता है। तमाम सारी ऐसी योजनाएं वर्तमान में आप देख रहे हैं जो चल रही है, उसमें यह वर्तमान समाज और वर्तमान राज्य क्या है, इस सर्वहारा वर्ग के शत्रु के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु है, जैसा कि मार्क्सवादी कहते हैं। यह राज्य क्या है, जो पूंजीपति वर्ग है उसका समर्थन करता है और इस सर्वहारा वर्ग के साथ हमेशा अत्याचार करता है। यह धारणा सत्य प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट में आलोचक कहते हैं कि राज्य अस्थायी नहीं वरन अस्थायी है। मार्क्सवादी कहते हैं क्या कि जब वर्ग संघर्ष होता है सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग में, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है। तो आलोचक क्या कहते हैं कि राज्य ऐसा नहीं है कि कभी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य रूपी संस्था का विलीनीकरण हो जाता है या समाप्त हो जाता है। यह क्या है, ये अस्थायी संस्था है जिसका कभी भी अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। और मार्क्सवादी जो कहते हैं कि यह एक अस्थायी संस्था है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। नेक्स्ट में आलोचक कहते हैं कि राज्य के विलीनीकरण की धारणा कपोलकल्पित प्रौधा जैसे विचारकों की जो बातें हैं, मार्क्सवादियों ने क्या किया है, उसको नकार दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मार्क्सवादी राज्य के जो विलीनीकरण की बात करते हैं यह भी उपहास योग्य है। ये भी कल्पना जगत की पराकाष्ठा ये है कि राज्य रूपी संस्था का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ये प्रौधा के विचारों को नहीं बल्कि स्वयं उपहास के पात्र बने हैं कि इन विचारों के आधार पे राज्य रूपी संस्था के अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य एक अस्थायी संस्था है। नेक्स्ट में ये जो कहते हैं कि प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण है। मार्क्सवादी विचारक क्या कहते हैं कि मार्क्सवादियों के अनुसार प्रजातंत्र क्या है, वर्ग विभेद का परिणाम स्वरूप है और इसमें जो सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग के ऊपर तानाशाही स्थापित कर लिया जाता है, उसी को इन्होंने वास्तविक प्रजातंत्र की संज्ञा दिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि प्रजातंत्र में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम तमाम शासन व्यवस्थाओं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र से जब प्रजातंत्र की तुलना करते हैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रजातंत्र में तमाम सारी कमियां हैं, लेकिन यदि इन कमियों में सुधार कर लिया जाए तो आज के डेट में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था ही है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। मार्क्सवादी धारणा में राष्ट्रवाद की धारणा को नकार दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि जब वर्ग विहीन समाज विहीन समाज का अस्तित्व होगा तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं रह जाएगा। जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विवाद नहीं रह जाएगा तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के बीच में विवाद नहीं रह जाएगा और पूरा विश्व एक परिवार का रूप धारण कर लेगा। भविष्य में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। अंतरराष्ट्रवाद का अंत में क्या स्थिति होगा इसे नहीं कहा जा सकता। अंतरराष्ट्रवाद का भविष्य क्या है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रवाद की अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता। तो राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की एक महानतम शक्ति है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो तमाम सारी विचारधाराओं का हमने अध्ययन किया है उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का निर्माण ईश्वरकृत है। शक्ति सिद्धांत में राज्य रूपी संस्था का को मानव निर्मित माना गया है। सामाजिक समझौते में इच्छा के अनुसार माना गया है और
इस मार्क्सवादी धारणा में माना गया है कि यह वर्ग विभेद का परिणाम है। लेकिन अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का जो हम लोगों ने अध्ययन किया है वही सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, जिसके अनुसार किसी एक तत्व द्वारा नहीं वरन मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना, इन सभी के द्वारा जो सामूहिक रूप से राज्य का विकास किया गया है, यही सबसे मान्य और सर्वोत्कृष्ट विचारधारा स्वीकार किया गया है कि राज्य रूपी संस्था का निर्माण ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के आधार पर ही हुआ है। इस संदर्भ में कुछ ये चैप्टर आज क्लोज होता है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इस मार्क्सवादी धारणा के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? एक दैवीय संस्था है? नहीं। एक प्राकृतिक संस्था है? नहीं। विकास का परिणाम है? नहीं। सही आंसर क्या है? एक मानव निर्मित संस्था है। तो सही आंसर क्या होगा? मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसकी रचना है? प्रारंभ में ही हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है, यह मार्क्स की रचना है साम्यवादी घोषणा पत्र। इसी में इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानने वाला दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। सही आंसर है मार्क्सवाद। मार्क्सवादियों के अनुसार ही राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा क्या है? संप्रभु। सामान्य इच्छा संप्रभु है, तो सही आंसर होगा संप्रभु। एंड द लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किस प्रसिद्ध क्रांति का परिणाम था? तो यह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो भावना है, यह 1689 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था। तो सही आंसर होगा 1689 की फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत